हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर ना हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ग्रेविटेशन का सेकंड लेसन। मैंने पिछले लेसन के अंदर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया था, बट आज की इस वीडियो के अंदर ना मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा लिख के रखा है। इस बार क्या बोलते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है इसके अंदर। और ये मेनली एग्जाम में ज्यादा यही आती हैं चीजें, तो आज मैं इसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो मैं अगर स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं देखूं तो हमने अभी तक, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था, बट इस स्लाइड में मैं इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, मैंने ना फर्स्ट इसमें रखा है जैसे कि इंपॉर्टेंट वो रखे हैं, कॉन्सेप्ट रखे हैं जो ग्रेविटेशन चैप्टर से आने वाले हैं। तो इसमें से ना पहला हमने कर लिया है जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ना इम्पोर्टेंट है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटी कोई क्वेश्चन आया था ना कि एग्जाम में कि व्हाट इज ग्रेविटी, ये ज्यादा कम टाइम जाता है, बट ये आया था कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये चीज आपको ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आ सकती है एग्जाम में। तो इसके अंदर भी जैसे ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसके अंदर भी एक चीज है जो कि है डेरिवेशन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस वाली स्लाइड में आपको बता दिया था, शायद से मैंने भूल गया था अपलोड करना स्लाइड को नीचे। मैं अगली अगर होगा तो मैं आपको अगली इसमें वीडियो में बता दूंगा। तो ये मैंने आपको इसमें डेरिवेशन भी बताई थी कि कैसे दो मासेस के बीच में जिसका प्रोडक्ट होता है, फिर ऐसे करते करते करते। तो ना मैं अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को ना बैक करके अभी मैं नई स्लाइड बनाऊंगा उसको। मैं ये सेकंड लेसन की स्लाइड होगी, बट पहले लेसन की मैं आपको पहले डाल दूं, बाद में डाल दूंगा। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, अभी इसमें हमारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन से फॉर्मूला निकल गया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, अच्छे खासे आ जाते हैं। मेरी एग्जाम की शीट है, मैं आपको अगर दूं तो एक मिनट रुकना आप लोग। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि मेरी एग्जाम की शीट भी एक आई थी, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जो कि था क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन था दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटी बताओ कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो वो है क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो ये चीज भी हमें करनी है। और देखो, इसके जो इसमें जो क्वेश्चन है ये वाले ना, इसमें ज्यादातर टाइम बहुत बार लो के मार्क्स काटते हैं। वैसे ना मैंने इसमें कर लिया था, मेरे तो इसमें फुल आ गए थे क्योंकि ना मैंने कैलकुलेशन अच्छी कर दी थी। वरना ज्यादातर कैलकुलेशन की वजह से करते हैं, ज्यादातर लोग के इसके वजह से नहीं मार्क्स करते कि आपने क्या बोलते हैं इसमें कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया। फॉर्मूले की वजह से नहीं करती, बट ज्यादातर कैलकुलेशन की वजह से करते हैं। तो इसमें मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, मैं आपको निकाल के देता हूँ, तब तक आप लोग एक मिनट रुकना। अच्छा, तो मैंने ना अभी क्या बोलते हैं इसमें से मैं आपको निकाल के देता हूँ, एक मिनट रुकना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कैपलर्स लॉ। ये जो भी है ना, ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी मतलब आ जाते हैं, बट से न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसमें। इसमें थर्ड लॉ का पूछा जाता है और पहली बार फर्स्ट लॉ पूछा जाता है। तो इनमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड लॉ क्या है ये पूछा जाता है, बट ये ज्यादा टाइम नहीं आता। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को ना से एंड तक ले जाऊंगा, मतलब एंड में थोड़ा बताऊंगा, एंड के आसपास। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो ये ज्यादा टाइम नहीं आता है। वैसे आ जाता है ये क्या बोलते हैं, अगर वैसे मेरा तो नहीं आया था। तो तो मैंने मतलब इसको मैं इतना वो नहीं देता। बट अगर मैं बताऊं तो मैं सबको सारे कराऊंगा। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा टाइम आता नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा इसलिए कवर नहीं कर रहा। तो मैं आप लोग को एक पीडीएफ दिखा देता हूँ। मैंने पीडीएफ खोल ली है, एक मिनट। हाँ, ओपन मैंने डन। हाँ, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट, अच्छा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये इस पर ले आ गए। हाँ, तो ये देखिए, इसमें ना एक क्वेश्चन था। हाँ, लेट अस फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, लेट द मास ऑफ द ईच बॉक्स इज 40। तो इसमें हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही था मेरा तो बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं, इसमें तो डिस्टेंस हमारा 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
उसके बाद 40 का अगर हमें स्क्वायर 40 है और 40 इंटू 40 करना है, तो हम 44 इंटू 4 कर देंगे, जो कि होता है 16, जो कि 16 होता है। और 16 हो जाएगा तो 16 के 2 जीरो लगा दो, तो 1600 हो जाएगा। और 1600 इंटू कर दो 6.67 से, जो कि कांस्टेंट है, और उसके इंटू कर दो 10/11 से, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में। एक एक उसमें बिल्कुल आराम से मैं आपको करके दिखा दूंगा, जो कि ये पीछे बोर्ड है, शायद से मैं इसमें करके दिखाऊंगा। बट क्योंकि इसमें करना थोड़ा मुश्किल आता है कंप्यूटर में, हुआ तो मैं आपको इस बोर्ड में करके दिखा दूंगा अच्छे से। तो ठीक है, हाँ। तो अभी इस वीडियो में हमें क्या करना है कवर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे थर्ड टॉपिक, जो कि है फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें स्मॉल जी आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम करेंगे। चलो अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और मैं कैपलर्स लॉ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कैपलर्स लॉ भी हम पढ़ेंगे पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अ, ओके, चलो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या बोलते हैं, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो अच्छा अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले भी अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आपको इसको बताऊं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ, तो अभी देखो ना, मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, तो ये मतलब ये क्वेश्चन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके अंदर आता है व्हाट इज फ्री फॉल, इस कॉन्सेप्ट के अंदर व्हाट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेरिवेशन ऑफ जी एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। तो ये जी की बहुत वैल्यू आ जाती है कि जी क्या बोलते हैं, जी को डिराइव करो, ये स्मॉल जी को। तो ये बताता हूँ कैसे आता है। अच्छा, तो अच्छा मैं आपको बताऊं तो ये कैसे आता है। अच्छा, हम लोग पहले बात कर लेते हैं फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, तो फ्री फॉल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ओके। तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी दो पार्टिकल्स के बीच में होती है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट बात जो क्या है, कि अगर यहाँ पे देखूं, तो मेरे पास मुझे ग्रेविटी कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्रेविटी सबसे ज्यादा, जो कि हमारी अर्थ है। मेरी अर्थ में अगर यहाँ पे खड़ा भी हो जाऊं, तो क्या बोलते हैं, अर्थ जो है वो ही हमें इन्फ्लुएंस कर रही है ग्रेविटी का, तब यहाँ पे चल पा रहा हूँ, कुछ भी जो मैं हरकतें कर रहा हूँ वो यहाँ पे खड़े होके कर पा रहा हूँ। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो मैं अगर यहाँ से ऐसे कूदता, तो मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता, मैं अपने अर्थ के ही बाहर चला जाता। ठीक है। तो यही चीज है जो ग्रेविटी हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, और उसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बट अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं, लेट्स से ये जो जगह है, ये पूरा ब्लैक बॉक्स है। ये सोचो कि इसके अंदर ना कोई एयर नहीं है। ये सोचो ये पूरा ये स्पेस है, और ये पूरा वर्ल्ड है। और यहाँ पे सोचो ये हमारी अर्थ है। लेट्स से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, बट इस एटमॉस्फेयर में कोई गैसेस नहीं है, एक भी पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल वॉइड है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर गैसेस होती है, और मैं इसको ऐसे कवर कर देता हूँ, तो ये हमारे अर्थ है। ठीक है। तो ये अर्थ एक ग्राउंड है। अच्छा, सोचो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरेगा, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से अगर हम देखें, तो अगर हमारे अर्थ का 6.64 इतना समथिंग मास है, और क्या बोलते हैं, और इसका 10 kg, और इसका 6.4 इंटू 10 की पावर लेट्स जो भी है, उतना है। तो अगर देखें, तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स जितनी लग रही है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी लग रही है, वो उसको नीचे खींच रही है, इस ऑब्जेक्ट को। बट अगर हम यहाँ पे देखें, सोचिए यहाँ पे पार्टिकल्स है एयर के, बहुत छोटे छोटे। तो जब ये नीचे गिरेगी, तो ये उस एयर पार्टिकल्स की वजह से टकराएगी ऑब्जेक्ट। तो जब भी मीटरॉइड आसमान से आके गिरता है, तो वो एयर फ्रिक्शन की वजह से ना बहुत गर्म हो जाता है, 1000 डिग्रीज पे गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से वो पिघलते पिघलते, या फिर उसको वो उस टुकड़ों में बिखरते बिखरते, वो मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो मतलब खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट गिरता है, जब ये नीचे की तरफ गिरता है, तो ये ऑब्जेक्ट के पास ना जो ये पार्टिकल्स होते हैं, उससे फ्रिक्शन अप्लाई होती है। जो ये फ्रिक्शन होती है, इसको गर्म करती है। लेकिन इस सिनेरियो में कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी एयर पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एयर पार्टिकल्स पूरा हटा दिए। अब अगर हम देखें
तो यहाँ पे मैं एक बॉल और लेता हूँ जिसका मास इससे बहुत गुना है। लेट्स से अगर हम इसको देखें तो ये है फेदर, जैसे नॉर्मल फेदर होते हैं, और ये जो है ये है मेटालिक बॉल, जैसे कि टाइटेनियम की बॉल या फिर स्टील की बॉल या फिर बहुत हेवी एलिमेंट जैसे कि टंगस्टन, टंगस्टन की बॉल है, ये बहुत भारी होता है, डेंस एलिमेंट होता है, टंगस्टन की बॉल है, और ये फेदर है। अच्छा, अगर फेदर की अगर मैं रेशियो में भी ले लूंगा तब भी ये बहुत भारी टंगस्टन होता है। बट अगर चलो मैं इसको इसको ले लेता हूँ 1 टन या फिर 10 टन, ठीक है, या फिर ये तो बहुत हो गया। लेट्स से अगर मैं इसको 100 ही ले लूं, चलो मैं 100 ले लेता हूँ, 100 और ये है 10, ठीक है। मतलब सोचो ये 10 ग्राम का वो है, और ये भी 10 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का, चलो ठीक है, ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया है, मतलब ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा है और ज्यादा भारी है। अच्छा, ये नीचे गिरेंगे तो सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा? ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि ये वाला सबसे पहले पहुंचेगा, यहाँ पे आके सबसे पहले गिर जाएगा। ये धीरे धीरे फेदर है, वो धीरे धीरे अपना टाइम लगा के आके गिरेगा। नहीं, अगर यहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं है, अगर यहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं है, कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, या फिर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, या फिर कोई और फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं हो रही, ग्रेविटी के वो छोड़ के, अगर सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, जो एक एकमात्र ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो उसको अप्लाई कर रही है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रही है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, एक भी फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ओनली जब इन्फ्लुएंस करती है ग्रेविटी उसको अपनी तरफ, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही सिर्फ गिर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तब हम उसको कहते हैं फ्री फॉलिंग या फिर फ्री फॉल, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें अगर डेरिव अगर हम पढ़े हैं इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन द फॉलिंग ऑफ एन बॉडी फ्रॉम द हाइट टुवर्ड्स अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसमें, इसका मतलब भी वही है कि अगर सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे गिरे तो हम क्या कहते हैं उसको, फ्री फॉल, कोई और पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये आप दोनों को क्यों एग्जांपल दिए बताता हूँ। सिर्फ फ्री फॉलिंग हो रही है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट उसी से गिर रहा है, क्या बोलते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रही, तो उन दोनों की स्पीड सेम ही हो जाएगी, मतलब वो एक सेम ही उस पे गिरेंगे। ये एग्जांपल बहुत पहले भी हुआ था, एक जो वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो बॉल फेंकते हैं, वो डंडे लगे होते हैं, वो गिर जाते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो अगर वो जो गेम होता है, उसकी बॉल जो कि बहुत भारी होती है, और फेदर, इनको ना एक वैक्यूम चैम्बर में एक साथ गिराया गया था, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरे थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने एक्सपेरिमेंट किया था, हो याद आएगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो हम फ्री फॉल यही होता है। फ्री फॉल की डेफिनेशन देंगे तो फ्री फॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक मिनट, हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट, हाँ एक मिनट, हाँ, when an object is moving vertically downwards only with the influence of gravity, it is known as free fall. अच्छा, तो अगर इसमें भी देखें तो आप इसको भी लिख सकते हैं, मैं बोलते बोलते आप कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो को यहाँ से आ रही होगी, आप स्लो कर सकते हैं 3 बटन पे जाके, नहीं आप नहीं करना है तो मैं धीरे धीरे बोल लेता हूँ। तो इसकी क्या बोलते हैं, वो है डेफिनेशन है, द फॉलिंग ऑफ बॉडी from a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free fall. ओके, तो ये समझ आ गया। अच्छा, तो इसके बाद है एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सक्लेशन आपको पता ही होगा क्या होती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड समय के साथ बढ़ा रहा है, जैसे कि एक्सकलेटर होता है, अब दबाते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है, बिट बाय बिट ऐसे बढ़ती जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करे और धीरे धीरे बढ़ के स्पीड अपनी 100 पे कर ले, हम उसको एक्सक्लेशन कहेंगे। अब वो किस रेट पे कर रहा है उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले बहुत तरीके के होते हैं, फोर्स अपॉन मास होता है और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अम, तो अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है। जब एक ऑब्जेक्ट आसमान से नीचे गिरता है, जब उसको हम ड्रॉप करते हैं, तो लेट्स हम छोड़ रहे हैं इसको, मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा,
लेट्स से मैंने इस पेंसिल को लिया, उस पेंसिल को मैं इधर से बस छोड़ रहा हूँ। तो इसने जब मैंने पकड़ के रखा है और छोड़ा है, तो जब ये गिरेगी तो ये धीरे-धीरे अपनी एक्सेलरेशन स्टार्ट करेगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड 0 से 100 लेट्स से जितनी भी इसकी बढ़ेगी उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसकी भी कोई लिमिट है हमारे अर्थ में। तो हम जब बोलते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कुछ नहीं, जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी, तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें भी अगर पढ़े तो इसमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। मतलब ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है और उसमें एक्सेलरेशन आती है, तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, समझ में आ गया। अब इसमें डेरिवेशन ऑफ जी। अब ये जो स्मॉल जी है ना, इसकी डेरिवेशन भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको डिराइव करने के लिए ना मुझे 2-3 वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, जो कि है हमारे। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ क्या है। अब जी की बात करें, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी में पहले डिफरेंस क्या है? स्मॉल स्मॉल जी होता है, बताता हूँ। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इतना बड़ा लिखने की जगह इन लोगों ने एक वेरिएबल दे दिया, उसको कहते हैं जी। अब जी की वैल्यू अलग-अलग जगह चेंज होती रहती है, क्योंकि जी का एक फॉर्मूला भी होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी ना इधर एक ट्विस्ट आता है। इसका फॉर्मूले की डेरिवेशन भी होती है, कैसे होती है बताता हूँ। अभी देखना, अगर हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वैसे कोई बहुत फॉर्मूला वो नहीं है, फॉर्मल नहीं है, क्या बोलते हैं कोई एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला। बट अगर हम देखें तो इसमें हम फॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो इसमें हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी चाहिए होगा। तो अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F इज़ इक्वल्स टू ma, ठीक है? अगर इससे जाए तो इससे भी निकाल सकते हैं। बट ये अगर आपको पढ़ना पड़ेगा मोशन चैप्टर के अंदर, न्यूटन के लॉज़ थे, एक्सेलरेशन एंड फोर्स वाला चैप्टर था, पीछे उसमें था। अच्छा, इसमें अगर हमें ए का फ़ॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, m को इधर ले जाएँगे, तो F अपॉन m आ जाएगा फ़ॉर्मूला, ठीक है? अभी आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, अभी आप लोग ध्यान से देखना। मुझे इसके साथ एक फ़ॉर्मूला और निकालना है। जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे हमें यही तो देखना है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी कितनी है, तो उस हिसाब से गिर रहा है। तो हमें इसमें जी का उसमें हमें वो भी निकालना पड़ेगा, इस वाले फोर्स का भी। तो ये भी फोर्स का फॉर्मूला ही होता है एक तरीके से, मतलब फोर्स बिकॉज़ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स का ये भी फॉर्मूला ही होता है। तो हम इसको जी m1 और m2 लिख देंगे, और यहाँ पे r2, ठीक है? अभी आप लोग देखना, यहाँ पे मैं इसको इज़ इक्वल टू के साइन में लिख देता हूँ, ठीक है? अभी आप लोग देखना, इस m से मैंने इस m को काट दिया, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे फिर मैंने एक m को, एक जो एक f है उसको मैंने सेम ले लिया। तो फ़ॉर्मूला क्या बना? हाँ, तो इसका फ़ॉर्मूला ये बना है। क्या है? Gm/r2, और यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। पर इसमें F नहीं होता है, इस जगह G होता है। अब आप बोलेंगे F और G में क्यों आप ऐसा कर रहे हो? इसमें इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखिए इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन भी तो एक फोर्स ही अप्लाई होगी तभी तो होगा। तो इस फोर्स को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम G लिख देंगे। ठीक है? तो अभी इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको जी लिख देता हूँ। तो ये जी का फ़ॉर्मूला है। अब इस फ़ॉर्मूले में देखो, बहुत लोग ने आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ की भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो कि 9.8 होती है। किसी ऑब्जेक्ट्स को आसमान से छोड़ो तो एक सर्टेन बाय सर्टेन उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसको हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये इसका एक हो जाता है कि इसकी डेरिवेशन बताओ जी की वैल्यू कैसे निकलती है? तब ऐसे निकालेंगे। इसमें आपको जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल जी m
और R2। तो इसमें क्या होगा, हमें इसमें कांस्टेंट की हम वैल्यू लिख देंगे। कांस्टेंट की क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इधर फिर हम लिख देंगे अर्थ का मास। इसमें हमें अर्थ का मास निकालना है, क्योंकि अर्थ का मास डालना है, क्योंकि हमें अर्थ की हमें इसमें, क्योंकि अर्थ की एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। तो इसमें मैंने अगर देखें तो इसकी इसमें लिखी हुई है 6 पॉइंट, सो इसमें लिखी हुई है 6 इंटू, वैसे मैं इसमें इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वैसे मुझे याद नहीं है, बट आपको भी याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दे दी आती है वैसे। अच्छा आप याद कर लें, तो 10 के ऊपर पावर जाएगी 24 की। ठीक है, ये अर्थ का हमारा मास है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका अर्थ, इसमें हमें अर्थ का रेडियस भी चाहिए होगा, जो कि है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और क्या बोलते हैं इसमें पावर 2 लग जाएगी। अच्छा, तो ये आ गया इसका क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, इसका पूरा वैल्यूज लग गई, और इसमें जो आ रही है रेडियस के लिए होता है। और अभी क्या करना है, हमें बस डायरेक्ट इसमें आंसर लिख देंगे, जो कि होगा 9.8। अब वो आप लोग काटा-कूटी कर सकते हैं, एंड इसका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे ये कांस्टेंट तो आपको पता है, इस वैल्यू को देखना है और इस वाली को। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स हटा सकते हैं। जैसे कि इसको हटा के पॉइंट को इसमें ऐड कर सकते हैं। इस मतलब ये 2 पीछे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, 11 में 2 कर दो 13 हो जाता है। इसमें डाल दो, ये पीछे 1 है, तो ये वाला 6 जो है क्या बोलते हैं कट जाएगा। ये 6 से इससे 5 हो जाएगा। और आप चाहें तो फिर क्या बोलते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, अभी इसको ना, इस मतलब इसको स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इधर इंटू 10/5 कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू 64 कर सकते हो। ऐसे करके काट काट के आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9.8। अच्छा, तो ये आज की क्लास खत्म होती है, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिराइव कैसे होता है। न्यूमेरिकल्स हम आगे कर लेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं टिक कर लेता हूँ। मैंने ना इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं, और कैपिटल लॉ नहीं किया है। अभी हमारी 2 चीज़ें बचती हैं, एक मास एंड वेट, और एक कैपलर्स लॉ, और एक थ्रस्ट एंड प्रेशर। अच्छा, थ्रस्ट और प्रेशर का भी बहुत अच्छा ही है, ऐसे कि कहते हैं बहुत सारी इसमें आगे 2-3 फोर्सेस तो बताते हैं, ऐसे कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, उसके अंदर थ्रस्ट कैसे, क्या मतलब कैसे का काम करता है, और फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो। अगर ऐसे ही चैनल पे वीडियो चाहते हैं अच्छी अच्छी, जैसे कि ये मैं आपको जो सिखाता हूँ चीजें, तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को क्या बोलते हैं, लोग साथ शेयर भी कर देना, जिससे उनको भी पता चले कि चैनल कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है, तो पिछली वीडियो इधर आ जाएगी, इधर आएगी इधर। ठीक है, इस पिछली वीडियो इधर आ जाएगी, और इधर अगर आप आपको दूसरी वाली वीडियो देखनी है जो उससे पहले आई हो, तो आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, इधर और एक इधर। तो अगर आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो देखनी है, जो कि इस ग्रेविटेशन का पिछला वाला पार्ट है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और आपको उससे पहले वाली देखनी है, जो कि मैथ्स का सरफेस एरिया का, तो आप ये वाली देख सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैं इस वाले पार्ट की नहीं ला पाया वीडियो, क्योंकि मैं इस वाले पार्ट में बिज़ी था। इस वाले पार्ट में इसको खुद पढ़ रहा था मैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैथ्स का भी मैं करेंगे, शायद से अगली वीडियो में इस पे ले आऊँगा। मास एंड वेट को तो आगे कर लेंगे, शेड्यूल कर लेंगे। अभी ये ले आऊँगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स का मैं अभी इसलिए नहीं ला रहा, एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे खुद, तो मैं उस पे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पे भी टाइम नहीं लगा रहा। थोड़ा टाइम जब आगे लगाऊँगा उस पे। वैसे मैंने कल एक 2-3 क्वेश्चन किए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स के वॉल्यूम 1 का मैं इसको थोड़ा-सा यूनिट्स को प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये कर रहा था। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा बकवास नहीं करते। वीडियो 24 मिनट्स की हो गई, मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टॉप करूँगा, और जल्दी से अपलोड करके मैं जाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोनों आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाय बाय, और कल आ जाएगी वीडियो। ठीक है, बाय बाय।